तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मूल अधिकारों के बारे में, कुछ इतिहास, मूल अधिकारों का इतिहास। तो मूल अधिकार आखिर होते क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही उठता है। मूल अधिकार क्या है, क्या है ये? तो मूल अधिकारों के संबंध में हमारे जो संविधान है उसमें परिभाषा कहीं पर नहीं लिखी, मतलब किसी भी अनुच्छेद में मूल अधिकार से संबंधित कोई भी परिभाषा नहीं दी हुई है। लेकिन विभिन्न विचारकों ने मूल अधिकारों के संबंध में कहा है, क्या कहा है? उन्होंने कहा है वे अधिकार जो संविधान में वर्णित है। किसमें वर्णित है? संविधान में वर्णित है। जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास, क्या कहा? जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास, अब संपूर्ण विकास में क्या आ जाएगा? संपूर्ण विकास में उसका भौतिक विकास आ जाएगा, भौतिक विकास, और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हो, और साथ ही साथ वो व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करता हो। वे अधिकार क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने? वे अधिकार जो व्यक्ति के, किसके? व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हो, बिल्कुल जरूरत हो, आवश्यक हो, जैसे भौतिक और नैतिक विकास, और साथ ही साथ उनमें क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करते हो। वे अधिकार मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अब दैट्स कि हमारे जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों का इतिहास क्या रहा है? मूल अधिकारों का इतिहास, हम इतिहास देखें तो भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। अभी मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा को समझेंगे तो ये 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा द्वारा एक लिखित घोषणा पत्र था। एक लिखित घोषणा पत्र था जिसमें क्या था? व्यक्तियों के अधिकार एवं स्वतंत्रताएं वर्णित थी। ये क्या कहा हमने? भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा 1512 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा द्वारा एक लिखित घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसमें व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा क्या है? भाग 3 क्वेश्चन आता है दोस्तों, और पूछा भी गया है विभिन्न एग्जामों में कि भारत के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या फिर भारत के संविधान के भाग 3 को किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ब्रिटेन के संविधान में मूल अधिकारों को, या फिर भारत के मूल अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। और भारत में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार या मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया था। पहला ऐसा देश था ये। तो यही थे कुछ मूल अधिकारों के इतिहास के बारे में। अगले में देखेंगे हम मूल अधिकारों के विकास के बारे में, और फिर हम अपने मूल अधिकारों को पढ़ना शुरू कर देंगे जो कि 12 से 35 तक माने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं मूल अधिकारों का भारत में विकास कैसे हुआ। मूल अधिकारों का विकास, तो विकास के संदर्भ में सबसे, अपने हिस्ट्री में इसका विकास देख लिया होगा, हम इसका ऊपर से देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूँ ना। तो सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में स्वराज बिल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लाया गया था। और इसमें सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की चर्चा देखने को मिलती है, या मौलिक अधिकारों की मांग की गई।
मांग की गई। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट में अपन लिख सकते हैं 1917 से 1919 के कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में, कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में मूल अधिकार से संबंधित मांग की गई, मूल अधिकारों से संबंधित मांग की गई। फिर तीसरा पॉइंट अपना 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों की मांग की। और फिर चौथे पॉइंट में हम 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट, आपने हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा होगा। नेहरू रिपोर्ट में जो मोतीलाल नेहरू थे उनके द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम भी इसको माना गया है, नेहरू रिपोर्ट को। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। ठीक है, तो इसमें भी हमारे मूल अधिकारों का मांग देखने को मिलती है। और पांचवा है कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है मौलिक अधिकार का प्रारूप दिया। कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। और बाद में जाके वल्लभ भाई पटेल को ही संविधान सभा में अल्पसंख्यक और मूल अधिकार संबंधी सलाहकारी समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इतनी बात क्लियर? तो जो इसी को माना जाता है 1931 में आधिकारिक रूप से जो है मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस द्वारा की गई थी। यहाँ तक क्लियर? और जल्दी देखते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में देखना है। अभी हम परिचय देख रहे हैं ना मौलिक अधिकार के परिचय किस प्रकार विकसित हुआ। 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। लेकिन भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए ऐसी मांग की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश संसद ने उसे अस्वीकार कर दिया। और यही कारण है भारत शासन अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान देखने को नहीं मिला। फिर ये हमारी चर्चा हुई। फिर जब संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के प्रारूप को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा का मुख्य आधार क्या था? 1945 में एक प्रसिद्ध नेता हुए तेज बहादुर। तो तेज बहादुर ने जो है 1945 ईस्वी में मौलिक अधिकारों का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ मौलिक अधिकारों को तो गैरवाद योग्य बनाया जाए, और कुछ को वाद योग्य बनाया जाए। लेकिन ये समझ लें गैरवाद योग्य का अर्थ है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, और वाद योग्य मतलब इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय इनमें से क्या बनाया जाए, ये बहस हुई संविधान सभा में। बहस का आधार क्या था? जो चर्चा हुई उसका आधार क्या था? जो 1935 की तेग बहादुर की रिपोर्ट। तो ये कुछ चर्चा हुई। तो फिर अंततः संविधान निर्माताओं ने जो मौलिक अधिकार है उन्हें वाद योग्य बना दिया, मतलब न्यायालय द्वारा उन्हें लागू करवाया जा सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव ने अनुच्छेद 32 को कहा। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसे लागू करवाने के पक्ष में। और 226 अनुच्छेद के तहत अपन उच्च न्यायालय जा सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये जो संविधान का कुछ बेसिक है वो क्लियर होता दिख रहा है। आगे हम देखते हैं जल्दी से। अब संविधान की विशेषताओं को देख लेते हैं। संविधान की क्या विशेषता है? पहली विशेषता, मौलिक अधिकारों की विशेषता है। मूल अधिकारों की पहली विशेषता है ये वाद योग्य प्रकृति के हैं, मतलब योग्य प्रकृति के हैं। डिटेल में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं इससे ना, वाद योग्य प्रकृति के हैं। दूसरा, इन्हें जो इसमें ये शर्त रहित है, शर्त रहित नहीं है। मैंने गलत बोल दिया, शर्त रहित नहीं है, मतलब इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं राज्य द्वारा, और ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। ये राज्य क्या है इस संदर्भ में इसको भी देखेंगे। और ये कुछ स्थिति में ये व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। दूसरी विशेषता हो गई। और इसकी विशेषता हो जाएगी, एक तो इसमें हमें संपूर्ण समानता वगैरह मिल जाती है, तो एक विशेषता ये हो गई। फिर इन्हें आपातकाल में मूल अधिकारों को
निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, जो हमने जर्मनी से लिया है ना। और चौथा 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ तत्व जोड़े गए हैं, अर्थात इसको आप मत लिखिएगा, इसको आप डायरेक्ट लिखिएगा। इसमें संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा में अगर वो शामिल है तो उसमें मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो तुम पता चले मूल ढांचा ही होगा, वैसा नहीं किया जा सकता। और एक और इम्पोर्टेंट बात, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्हें अत्यधिक आलोचनात्मक भाग बनाया, संविधान का आलोचनात्मक भाग माना है कि कौन से भाग को? संविधान के भाग 3 को, क्योंकि भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं हम मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। ये विशेषता कुछ हो गई, बाकी आप लिख देंगे, बहुत समझदार है आप, जैसे करना है विशेषताओं क्या है। तो अब आते हैं मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकारों का वर्गीकरण अभी परिचय बस देख रहे हैं ना, वर्गीकरण। तो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, ठीक है। तो 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि जो अन्य अधिकार है वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, ठीक है। और अनुच्छेद, मैं गैस कर पा रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा, 359 मूल अधिकारों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकृति का माना गया है, अनुच्छेद 59। और उसके बाद में हमारा संविधान जब 26 नवंबर या जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो संविधान में जो मूल अधिकार है वो 7 प्रकार के, लेकिन वर्तमान में 6 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, उसे समाप्त कर दिया गया, समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार बनाया गया है, जो कि गेस कर पा रहा हूँ 300A अनुच्छेद में वर्णित है। अब हम जल्दी से अपने जो अधिकार है उनके 6 अधिकारों को देख लेते हैं। तो 7 प्रकार के अधिकार थे। पहला है अपना समानता का अधिकार जो 14 से लेकर 18 तक है, अनुच्छेद आर्टिकल। दूसरा अपना स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे 19 से लेकर 22 तक है। और तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 24 से ये अधिकार 25 से 28 तक है। फिर उसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में। फिर छठा आ जाता है संपत्ति का अधिकार जैसे कि हमने अभी कहा 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, लेकिन जब लागू हुआ था तो हमारे पास कितने अधिकार थे? 7 अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक, अनुच्छेद 32 में। तो अब सूत्र हमने कहा था कि संविधान के भाग 3 जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है, लेकिन हमने यहाँ 14 से यहाँ 32 तक छोड़ दिया। तो अनुच्छेद 12 और 13 में राज्य से संबंधित विधि से संबंधित प्रावधान दिए गए जो कि हम देख लेंगे। और इसके बाद हमारे जो राज्य के प्रावधान है वो इसमें देखने को मिल जाते हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक अधिकार के लिए एक अलग से वीडियो आएगी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और विधि संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो कि अभी हमको नहीं देखने को मिलता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था संविधान की, ठीक है। यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आरक्षण, समानता का अधिकार, फिर आरक्षण क्यों है, स्वतंत्रता के अधिकार में हमें पूरी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो हमारे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता की बात करता है। फिर हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़े गए। डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई दिक्कत आई हो कमेंट जरूर करिएगा और क्या सुधार करने की आवश्यकता